हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लो सूत्रा में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो अपनी लेक्चर सीरीज चल रही है उसका सातवां क्वेश्चन है वॉइड एग्रीमेंट से आप क्या समझते हैं और वॉइड एग्रीमेंट से रिलेटिंग प्रोविजंस को डिस्कस कीजिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एंड वॉइड एग्रीमेंट, धारा 2E, G एंड I। फिर उसके बाद में सेक्शन 24 से 30 तक के जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो, और उसके बाद में शून्य और अवैध करार मतलब कि वॉइड और इलीगल करार के बीच में क्या डिफरेंस है वो डिस्कस करेंगे। फिर कुछ लैंडमार्क केस लॉज हैं और फिर कंक्लूजन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन में। तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है हमारा वो विभिन्न प्रकार के करारों और संविदाओं की वैधता, प्रवर्तनीयता तथा प्रभाव को नियंत्रित करता है। मतलब कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्रीमेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनको लीगलिटी प्रदान करता है, उनको इन्फोर्सेबल कराता है तथा उनका जो प्रभाव उसको नियंत्रित करता है। किसी व्यापार और वाणिज्य में सुचारू संचालन के लिए करारों का होना अनिवार्य है। मतलब समाज में जो है व्यापार, बिजनेस और डे टू डे लाइफ डेली के लिए एग्रीमेंट्स का होना जो है इम्पोर्टेंट है। लेकिन सभी करार जो है विधिक रूप से प्रवर्तनीय नहीं होते। विधि की दृष्टि में केवल वही करार संविदा का दर्जा प्राप्त करते हैं जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो। जो करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है उन्हें शून्य करार कहा जाता है। ये अपन अपन यहाँ पे जनरल डेफिनेशन बता दें। जनरल टर्म में वॉइड एग्रीमेंट किसे बोलते हैं। उसके बाद में शून्य करार की अवधारणा जो संविदा विधि का जो एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि निर्धारित करता है कौन से करार न्यायालय में प्रवर्तनीय होंगे और कौन से नहीं। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2G में करार शून्य करार की परिभाषा दी गई है और 24 से 30 तक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो वॉइड एग्रीमेंट है उनको डिस्क्राइब किया गया है। तो चलिए अपन देखते हैं यहाँ पे शून्य करार किसे बोलते हैं। तो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2E के अनुसार करार जो है दो व्यक्तियों के बीच होने वाले सहमति को मतलब करार कहा जाता है। जब एक पक्षकार दूसरे पक्ष को दूसरा पक्षकार स्वीकार करता है तो वो एक वचन बनता है, और जो वचन में जब कंसिडरेशन आ जाता है तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। तो यहाँ पर जो है ये अपनी डेफिनेशन होगा जिससे विद सहमत मीटिंग ऑफ माइंड से बोला जाता है। यहाँ पर अपनी डेफिनेशन ऑफ वॉइड एग्रीमेंट किसे बोलते हैं तो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2G में दी गई है। उसके अनुसार जो जो एग्रीमेंट जो नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है वो जो है वॉइड एग्रीमेंट है। वो एग्रीमेंट जो कि नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं उन्हें हम वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं। अब शून्य करार को न्यायालय द्वारा इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। ऐसे करार विधिक अधिकार या दायित्व तो उत्पन्न नहीं होता। शून्य करार का प्रभाव शून्य होता, आरंभ से शून्य होता था, बाद में भी शून्य हो सकता है। ऐसे जब आरंभ से शून्य होता है तो इसे आरंभ से शून्य वॉइड एबनिशियो कहते हैं। मतलब करार बनने से पहले ही शून्य है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, ना ही कोई उसका कोई काम ही नहीं है। तो ये जो है शुरू से शून्य होता है। अब इसके बाद में अपन धारा 2I को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि शून्य संविदा को बताती है। शून्य करार और शून्य शून्य संविदा जो है दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। तो इनको अपन डिस्कस करने वाले। अब देखिए धारा 2I में वो कॉन्ट्रैक्ट जो पहले तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ था, मतलब पहले कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था और उसके बाद में किसी भी कारण से जो है इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो उसे जो है शून्य करार कहा जाता है। शून्य संविदा कहा जाता है उसे। और शून्य करार वह है जो कभी संविदा बनाई नहीं। अब शून्य करार से संबंधित प्रावधान जो धारा 24 से 30 तक में दिए गए उनको अपन देखते हैं। तो सबसे पहले जो देखते हैं धारा 24 में बोला गया है कि जब प्रतिफल या उद्देश्य आंशिक रूप से अवैध हो, मतलब अगर प्रतिफल या उद्देश्य जो है इलीगल होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड होगा। धारा 24 के अनुसार प्रतिफल, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट जो आंशिक रूप से अवैध तो भी करार से होता है। अर्थात यदि किसी करार में एक से ज्यादा प्रतिफल कोई अवैध हो तो किसी उद्देश्य का कोई भाग अवैध है तो संपूर्ण करार शून्य हो जाता है। इस सिद्धांत का आधार यह है कि अवैध और वैध भागों को पृथक नहीं हो सकता यदि वे अविभाज्य रूप से जुड़े हों। अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखते हैं। यहाँ पर ए और बी, एक नील का व्यापार है और नील का व्यापार मतलब ए और बी ने जो है एक तो सबसे पहले तो जो होती नील और कुछ अन्य वस्तुओं को जो है कारोबार करने का वचन किया। बी ए को 10,000 रुपये वार्षिक वेतन देने का वचन देता है। करार शून्य है क्योंकि ए के वचन का उद्देश्य बी के वचन का आंशिक रूप से अवैध है। ए के बी के वचन का विचार जो है यहाँ पर आप दोनों चीजें करवा रहे हैं।
यदि अगर करार के अवैध भाग को वैध भाग से पृथक किया जा सकता है तो प्रवर्तनीय करवाया जा सकता है। इसे जो है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी बोला जाता है। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई दो चीजें, जैसे उसने बोला कि मैं 10,000 तुझे, अभी यहाँ पे जो है एक ही कंसिडरेशन था और जो ऑब्जेक्ट जो है दो थे और दोनों में से एक लीगल था एक इलीगल था। अब यहाँ पे वो अगर ऐसा बोलता कि मैं तुम्हें 10K तो जो है अपने बिजनेस के लिए, मेरा बिजनेस रन करने के लिए, और जो 10K जो है या 20K और जो है प्लस 20K 10K के साथ में जो है नील का जो व्यापार जो कि अवैध है के लिए देता हूँ। तो यहाँ पर जो है ये 10K वाला जो एग्रीमेंट था बिजनेस रन करने वाला, वो जो है इन्फोर्सेबल बाय करवाया जा सकता था और ये जो था वो था। लेकिन यहाँ पर जो ऊपर जो है सिंगल कंसिडरेशन था दोनों ऑब्जेक्ट के लिए और एक ऑब्जेक्ट जो है इलीगल था, तो ये जो करार है ये विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अब अपन देखते हैं बिना प्रतिफल के करार कब शून्य होता है। धार धारा 25 में जो है वो बोला गया है। मतलब अगर प्रतिफल नहीं है किसी एग्रीमेंट में तो जो वो करार है शून्य है, यहाँ पर बोला गया है। लेकिन यहाँ पर इसके जो है तीन अपवाद है। सबसे पहले तो अपन स्वाभाविक प्रेम और स्नेह, और जो अगर किसी व्यक्ति ने पहले कोई काम कर दिया तो उसके लिए सामने वाले ने कुछ कर दिया, और टाइम बार जो डेप्थ होता है उसको एनफोर्सेबल बाय करवाने का जो कोई वचन होता है वो, ये अपन ने डिटेल में डिस्कस किया था कंसिडरेशन वाले पार्ट में। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। अब अपन देखते हैं कि सेक्शन 26 जो है विवाह के निषेध, मतलब एग्रीमेंट रिस्टेन, तो जो मैरिज को रिस्टेन करते हैं वो एग्रीमेंट भी वही होते हैं। लेकिन कौन से, जो माइनर से एक्सेप्ट माइनर, अगर आपने जो है किसी मेजर व्यक्ति के विवाह को जो है रोकने की कोशिश करने वाला कोई करार किया तो वो शून्य। लेकिन माइनर पर्सन जो है, जो उससे कम उम्र माइनर की मैरिज को रिस्ट्रेन करने वाला एग्रीमेंट जो है वो वॉइड नहीं होता, वो वैलिड होता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, ध्यान देने योग्य है कि यह प्रावधान केवल वयस्क व्यक्तियों पर लागू, नाबालिगों के विवाह का निषेध का करार शून्य नहीं। अब धारा 27 में जो है व्यापार के निषेध का करार शून्य है। तो व्यापार का निषेध, यहाँ पे जो किसी व्यक्ति को अगर आप कोई ट्रेड करने से रोकते हैं तो वह जो करार है वहां उस सीमा तक, मतलब वहां तक जहां तक आपने रिस्टेन किया है वहां तक शून्य है। क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि अपना भारतीय संविधान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 19(1) जो है हमें व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। कोई भी नागरिक अपना व्यवसाय पेशा चुनने का मूल अधिकार है। यहाँ पर अपन इस केस को नीचे जो डिस्कस करेंगे मधुप चंद्र बनाम राजकुमार दास को, चलिए यहीं पे कर लेते हैं। इस केस में क्या हुआ था कि ए और बी जो है एक ही क्षेत्र में दोनों सेम बिजनेस कर रहे थे। मतलब मान लो सेम, दोनों की सेम पास पास दो दुकानें थी, दोनों के पास सेम गुड्स डिलीवर्स कर रहे थे दोनों। तो ए ने क्या किया, बी को बोला कि तू जो है ये अगर ये बिजनेस यहाँ पर नहीं करता है, इस एरिया में अगर तू यहाँ पे बिजनेस नहीं करता है तो जो है मैं तुझे तो जो है मैं तुझे जो है कुछ, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने फिक्स किया था कि मैं तुझे 1 लाख रुपीज या 50,000 रुपीज जो है पे करूंगा। ये कर लिया ए और बी ने। अब ए ने जो है अपना बिजनेस तो बंद कर दिया, मतलब बी ने एग्रीमेंट किया था ऐसे कि तो अपना बिजनेस बंद कर दे, यहाँ यहाँ मत कर, ये जो एरिया यहाँ पर, क्योंकि तेरे भी कस्टमर्स आ रहे हैं मेरे भी आ रहे हैं और अपन दोनों का लॉस हो रहा है क्योंकि सेम है दोनों के पास जो है बिजनेस सेम टाइप का है, तो दोनों के कस्टमर आधे आधे हो रहे हैं। तो तू यहाँ मत कर, तो मैं तुझे 50K या 1 लाख जो भी इनके बीच में डिसाइड हुआ था। अब ए ने बोला कि ठीक है। अब ए ने इसकी बात मान के जो है अपना बिजनेस जो है बंद कर दिया, यहाँ से जो है अपनी दुकान हटा ली। भाई साहब ने हटानी पड़ेगी दुकान, 1 मिनट, ये जो है अपनी दुकान यहाँ से हटा के कहीं और चले गए। अब कहीं और चले गए, फिर कुछ दिन बाद जो है ये पैसे मांगने आए कि भैया मुझे मेरे पैसे दिए जाएं। तो बी भाई साहब ने मना कर दिया। तो यहाँ पर जो है कोर्ट गए ए जी और बोला कि नो, ए भाई साहब जो है अपने ये गए कोर्ट
ये रोते रोते कोर्ट गए, ये इनका मुंह छोटा सा हो गया। तो यहाँ पर जो कोर्ट ने यह बोला कि ये करार जो शून्य था, इसलिए ए जो है यहाँ से राशि प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि व्यापार अवरोधक करार जो है धारा 27 के तहत शून्य होते हैं। यहाँ पर हो गया ये केस। अब इसके जो अपवाद है, एक्सेप्शंस आर देयर। सबसे पहले तो अगर गुडविल बेच दी है सामने वाले ने, तो वह समझौता कर सकता है कि इन सीमाओं के भीतर जो है या इस एरिया के भीतर अगर तुम जो है बिजनेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसकी गुडविल बेची है इसने, तो ये कर सकता है। फिर उसके बाद में जो है पार्टनरशिप के अंतर्गत धारा 11, 36 और 54 जो है, दो कारखानों को समझौता कि एक कारखाना चलेगा और लाभ बढ़, न्यायालय ने इसे उचित निषेध, मतलब मान लीजिए यहाँ पर जो पार्टनर्स जो है ऐसा कर सकते हैं। अब सेवा द्वारा ये जो है इसके अपवाद, व्यापार संघ, व्यावसायिक संघ जो है, व्यापारिक संघ जो ट्रेड कॉम्बिनेशन जो होते हैं, वो भी ऐसे एग्रीमेंट्स कर सकते हैं। ऐसा बोल सकते हैं तुम इससे भी नीचे अपनी इस प्राइस से कम प्राइस में कोई भी अपना माल नहीं बेचेगा। तो ये सारा जो है ये वैलिड है। ये इसलिए वैलिड है क्योंकि ये जो है इनके हितों के, इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए करते हैं काम, इसलिए। अब धारा सेक्शन 28 जो है, लीगल प्रोसीडिंग को अगर आप रिस्ट्रेन कर रहे हो तो वो भी शून्य माना जाएगा। अब धारा 28 में बोला है कि वह करार, मतलब वो एग्रीमेंट शून्य है, वॉइड है, जो कि किसी पक्षकार को यानी किसी पार्टी को विधिक कार्यवाही द्वारा अपने अधिकारों को प्रवर्तित कराने से पूर्णतः वंचित करते हैं या सीमित करते हैं, या समय अवधि जो लिमिटेशन पीरियड मिला है उसको या तो कम करते हैं या बढ़ाते हैं। तो ऐसे एग्रीमेंट जो है शून्य है। बस यहाँ पर अपन को इतना। इसके जो दो अपवाद जो है, सबसे पहला जो आर्बिट्रेशन, मतलब आर्बिट्रेशन में जो है आप जो है, आर्बिट्रेशन में जो दो तरह के आर्बिट्रेशन में, वो पॉइंट जो कि आप अभी डिसाइड करोगे, अगर कल को कोई डिस्प्यूट हुआ तो अपन जो आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, एक तो ये। और दूसरा जो होता है कि कोई प्रश्न या कोई क्वेश्चन या कोई डिस्प्यूट अराइज हो चुका है, उसके बाद में आपने एग्रीमेंट के चलो कोर्ट में जाकर आर्बिट्रेशन में चले जाते हैं, या सीपीसी के तहत जो है ऑर्डर 10 रूल 1 ए बी और सी के तहत जो कोर्ट भी इनको बोल सकती है वहां पे भेजने का, आर्बिट्रेटर्स के पास भेजने का जो है बोल सकती है। तो यहाँ पर उसके बाद भी ये जा सकते हैं। तो ये एग्रीमेंट जो है वो वैलिड होता है। अब जो अनसर्टेनिटी, अब सेक्शन 21 बोलता है अनसर्टेनिटी, वो एग्रीमेंट जिनका मीनिंग जो है सर्टेन नहीं और वो निश्चित करने योग्य भी नहीं, तो वो शून्य है, क्योंकि शर्तें और जो दोनों अस्पष्ट नहीं है, इसलिए यह करार के प्रावधानों की व्याख्या नहीं होता, अनेक अर्थों की व्याख्या करने योग्य, तो करार शून्य में सब। अब यहाँ पर जो इस बात के बारे में ये जो केस है अवलोकनीय है। अब यहाँ पर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए ए और बी ने, ए जो है उसकी ऑयल की दुकान है या कोई ऑयल की दुकान है। अब ये 50 तरह का ऑयल बेचता है। अब ए और बी ने एग्रीमेंट किया कि तू जो है मुझे 10 लीटर ऑयल सेंड करेगा। अब ये जो है सनफ्लावर ऑयल की बात कर रहा था, ये जो है, और बी जो है किसी और प्रकार के ऑयल को लेने की सोच रहा था। तो दोनों के बीच में अनसर्टेनिटी है, तो ये करार जो है अनसर्टेन है, इसलिए ये करार शून्य है। लेकिन यहाँ पर अगर ए जो है सिर्फ सनफ्लावर ऑयल ही बेचता और ए और बी एग्रीमेंट करते, तो ये जो है शून्य नहीं होता, क्योंकि सिर्फ एक ही प्रकार का ऑयल बेचता है ना, पता है दूसरा है ही नहीं इसके पास, तो ये जो है ये भी शून्य नहीं है। अब धारा 30 में देखते हैं कि वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि बाजी, सट्टा लगाने वाले करार, जो अपन सामान्य भाषा में बोलते हैं सट्टा लगाने वाले करार शून्य होते हैं। अब यहाँ पर देखिए धारा 30 के अनुसार बाजी के करार शून्य है, और किसी शर्त पर जीती गई राशि अथवा खेल या अनिश्चित घटना के परिणाम पर की गई राशि को प्राप्त करने से कोई वाद नहीं लाया जा सकता है। शर्त लगाने का करार जिसमें दो पक्षकार भविष्य की अनिश्चित घटना पर विपरीत मत रखते हैं और हारने वाला जीतने वाले से राशि प्राप्त करता है। शर्त लगाने के अनिवार्य जो तत्व निम्न है। सबसे पहले जो भविष्य की किसी अनिश्चित घटना पर सर्टेन नहीं होनी चाहिए, घटना जो अनसर्टेन होनी चाहिए। घटना पर एक पक्षकार को लाभ और दूसरे को हानि होनी चाहिए। तीसरा, किसी भी पक्ष की हानि में शर्त में कोई अतिरिक्त अन्य हित नहीं होना चाहिए। यदि कोई वास्तविक हित है तो शर्त लगाने का करार नहीं होता है, मतलब सिर्फ लाभ कमाना है, हानि जो है वही उद्देश्य होना चाहिए, दूसरा कोई इंटरेस्ट उनका होना ही नहीं चाहिए। अब यहाँ पर जो देखते हैं इसका जो एक अपवाद है, एक अपवाद वो जो है
हॉर्स रेसिंग का जो एग्रीमेंट होता है वो भी 500 रुपीज से ऊपर का, 500 रुपीज से जो ऊपर का एग्रीमेंट होता है वो जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। अब देखते हैं कि शून्य और अवैध करार एक ही होते हैं, तो नहीं, शून्य और अवैध करार दोनों अलग अलग होते हैं। यहाँ पर आपको बताता हूँ मैं कि हर शून्य करार मतलब हर अवैध करार जो है वो शून्य होता है, लेकिन हर शून्य करार जो है वो अवैध नहीं होता है। एक मिनट, अपन थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं इसको यहाँ पर। अरे भाई पढ़ने दे हमें। यहाँ पर देखिए, ये है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल, सॉरी दोस्त, ये है इलीगल एग्रीमेंट्स। तो हर इलीगल एग्रीमेंट एक वॉइड एग्रीमेंट होता है, लेकिन हर वॉइड एग्रीमेंट एक इलीगल एग्रीमेंट नहीं होता है। इलीगल एग्रीमेंट वो होते हैं जो कि कोई ऑफेंसिव नेचर के होते हैं, या कोई ऑफेंस होता है, जैसे कि ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं जो है तुझे 5 लाख रुपए दूंगा अगर तू सी के हाथ पे तोड़ देता है तो ये जो उसको इंजरी पोस्ट कर रहे हैं तो ऑफेंस है, हर्ट का ऑफेंस है। तो इससे ऑफेंसिव नेचर के जो करार होते हैं वो इलीगल होते हैं, और वो शून्य होते हैं, लेकिन हर शून्य करार लीगल नहीं होता। जैसे माइनर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एक पागल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये जो शून्य है कोर्ट, मतलब मान लीजिए जैसे इलीगल एग्रीमेंट जो है, उसको आप इन्फोर्स भी नहीं करवा सकते या अपने स्तर पर भी नहीं कर सकते, लेकिन जो एक वॉइड एग्रीमेंट है उसको जो है आप इन्फोर्स तो नहीं करवा सकते, लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस कर रहे हो तो आपको कोर्ट नहीं रोकेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपने परफॉर्मेंस किया तो कोर्ट रोकेगा। मान लीजिए बी जाता है सी के हाथ पर तोड़ने, तो यहाँ पर बी को रोका जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर कोई माइनर के साथ एग्रीमेंट कर रहा है और माइनर ने उसे इन्फोर्स कर दिया और जो दूसरे पार्टी ने भी इन्फोर्स कर दिया, तो दोनों में से कोई भी जो है कोर्ट नहीं जा सकता कि ये एग्रीमेंट, मतलब उनको कोर्ट नहीं रोकेगा, लो नहीं रोकेगा कि तुम ये एग्रीमेंट जो है वॉइड था और तुमने इसे परफॉर्म क्यों किया। लेकिन इलीगल में रोक सकते हो। तो देखते हैं दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले बेसिक डिफरेंस जो है विधिक प्रवर्तनीयता। तो दोनों जो है विधि प्रवर्तनीय होता है, तो ये कोई अंतर नहीं होता है दोस्तों। आपको इसे एग्जाम में नहीं लिखना है, इसे भूल जाइए, इसे मैं अंतर नहीं मानता, क्योंकि दोनों ही विधि द्वारा प्रवर्तनीय है। विधि का उल्लंघन नहीं करता, केवल प्रवर्तनीय नहीं होता है, लेकिन अवैध करार जो विधि का डायरेक्ट जो है वायलेशन करता है। अब जो है शून्य करार के पक्षकारों को कोई जो है पनिशमेंट नहीं दी जाती, लेकिन अवैध करार के लिए, इलीगल एग्रीमेंट के लिए पक्षकार को आईपीसी नहीं, यहाँ पर दोस्तों बीएनएस कर लीजिएगा। बीएनएस या एनी अदर इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट दिस, मतलब जो प्रेजेंट में जो लॉ है उनके अकॉर्डिंग जो है उनको पनिश किया जा सकता है। वो देखते हैं सहायक करार, शून्य करार और सहायक करार वैध और प्रवर्तनीय हो सकते हैं शून्य करार के साथ, लेकिन अवैध करार, सभी अवैध करार अप्रवर्तनीय होते हैं। शून्य करार का दायरा सीमित होता है, यह केवल प्रवर्तनीय नहीं है। अवैध करार संपूर्ण रूप से विधि विरुद्ध होते हैं। पारस्परिक संबंध, सभी शून्य करार अवैध नहीं होते, लेकिन सभी अवैध करार शून्य होते हैं। प्रभाव, शून्य करार पर कोई विधिक अधिकार या दायित्व उत्पन्न नहीं होता। अवैध करार नहीं शून्य होता, बल्कि इसका विधिक परिणाम भी होता है, मतलब उनको पनिश किया जा सकता है आपने इलीगल एग्रीमेंट किया गया। तो यहाँ पर अब देखते हैं लैंडमार्क केस में। सबसे पहला केस जाता है घेरूलाल महादेव दास में यहाँ, ये जो 1959 का केस है। इस केस में क्या हुआ था कि गेहूं के ऊपर जो इन दोनों ने दो व्यक्तियों ने गेहूं के ऊपर कुछ शर्त लगाई थी और किसी पार्टनर को हानि हुई, जिसका भुगतान महादेव दास ने तीसरे पक्षकार को किया। और जब हानि का आधा भाग वापस उस पार्टी से लेने का प्रयास किया तो घेरूलाल ने इनकार कर दिया। अब यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बोला कि शर्त लगाने वाले करार, मतलब एग्रीइंग कॉन्ट्रैक्ट, धारा 30 के तहत शून्य है, किंतु ये धारा 23 के तहत अवैध नहीं आता। शर्त लगाने वाले करारों के सहायक करार जैसे साझेदारी समझौता प्रवर्तनीय है। तो यहाँ पर जो है कोर्ट ने बोला कि शर्त लगाने वाले करार जो है सहायक करार जैसे साजिश, मतलब शर्त लगाने वाले करार जो है तो उनके साथ जो है दूसरे करार अगर एग्रीमेंट कोई है तो वो प्रवर्तनीय हो सकता है। यहाँ पर इस केस में जो है ये प्रिंसिपल लेट डाउन हुआ कि सभी अवैध करार शून्य होते हैं, किंतु सभी शून्य करार जो है वो अवैध नहीं होते हैं। अब यहाँ पर नीचे वाला देखते हैं कि मधुप चंद्र दास बनाम राजकुमार दास। न्यायालय ने इस केस में ये बोला कि धारा 27 के अंतर्गत जो व्यापार अवरोधक करार जो होते हैं वो शून्य है, भले ही निषेध केवल एक विशेष क्षेत्र तक, मान लें किसी एक एरिया तक भी, उससे मतलब नहीं है।
यहाँ पर आंशिक निषेध मतलब आंशिक प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन भी जो होता है, आंशिक रिस्ट्रेन जो होता है, पार्शियल रिस्ट्रेन जो उसे इंग्लिश में बोलते हैं, वो भी वॉइड होता है। अब यहाँ पर जो है कुछ और इम्पोर्टेंट केस लो जो यहाँ पर नहीं लिखे गए मेरे नोट्स में है, मैं उनको पढ़ के आपको बताता हूँ, आपको उनको भी लिख लेना चाहिए। यहाँ पर जो है एक और अगला केस अपना आता है गुथिंग वर्सेस लीन। गुथिंग वर्सेस लीन। तो इस केस में जो बेसिकली कोर्ट ने ये बोला था कि द एग्रीमेंट डेट द बायर वुड पे 5 पाउंड मोर इफ द हॉर्स टर्न आउट टू बी लकी डिक्लेयर्ड वॉइड। मामले में जो है यहाँ पर मैं आपको हिंदी में बताता हूँ, इस मामले में कोर्ट ने ये बोला था कि इन दोनों लोगों ने यह करार किया था कि अगर जो है घोड़ा जो है किस्मत वाला निकला मेरे लिए, तो मैं जो है, बायर ने बोला था कि मतलब क्रेता ने बोला था से विक्रेता को, सेलर को, कि अगर घोड़ा जो है ये जो है लक्की मतलब किस्मत वाला निकला मेरे लिए तो मैं तुम्हें 5 पाउंड एक्स्ट्रा दूंगा। तो कोर्ट ने बोला कि यहाँ पर अनिश्चितता और अनिश्चितता के कारण ये करार शून्य है। तो आप हिंदी में ऐसा लिख सकते हैं कि इस वाद में या इस केस में, इस मामले में जो है कोर्ट ने यह बोला कि घोड़ा यदि घोड़ा किस्मत वाला निकलने पर 5 पाउंड अतिरिक्त देने का करार जो है अनिश्चितता के कारण शून्य है। जी दोस्तों, अब यहाँ पर आपको एक और केस देख लेना चाहिए, राकेश कुमार। एक और केस का नाम है राकेश कुमार। राकेश कुमार वर्सेस HDFC बैंक लिमिटेड। इस केस में जो कोर्ट ने बोला था, इस केस में देखिए यहाँ पर जो लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। The court reaffirmed that the exclusive jurisdiction clause in the employment contract specific court jurisdiction are not barred by Section 28, providing they don't un, unreasonably restrict legal rights। तो यहाँ पर जो बेसिकली कोर्ट ने हिंदी में जो है ये बोला था कि आपने जो है अपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि हिंदी में से बोलते हैं नियोजन अनुबंध, मतलब जैसे कि कोई कोई भी कंपनी या कोई भी वह किसी व्यक्ति को रखती है तो उसके लिए एक एग्रीमेंट होता है, उसे जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। नियोजन अनुबंध में जो है कोई जुरिडिक्शन और क्षेत्राधिकार को आपने सीमित कर दिया। मान लीजिए आप कोई चीज, बहुत जगह लिखा रहता है कि अगर आप हमारे बीच में कोई कोई आपने प्रोडक्ट भी सेल किया, वहां पे लिखा हुआ होता है कि अगर हमारे बीच में भविष्य में कोई विवाद होता है तो हम ये जो है इसका क्षेत्राधिकार जो इंदौर रहेगा, या आपका जो क्षेत्र है वहां पे बहुत सारी, जैसे किसी पुस्तक पे भी लिखा होता है, आपने कहीं से भी मंगवाई वहां पे लिखा रहता है कि इसका क्षेत्राधिकार जो इंदौर रहेगा या उज्जैन रहेगा, जो भी आपने डिसाइड किया। तो ये जो है क्षेत्राधिकार को बताते हैं, ये जो है पार नहीं है सेक्शन 28 के तहत। तो आप जो है इसमें लिख सकते हैं कि कोर्ट ने जो है यहाँ पर रिफर्म किया, मतलब इस बात की पुष्टि की कोर्ट ने कि क्षेत्राधिकार को रोकने वाले मतलब नियोजन अनुबंध में जो क्षेत्राधिकार खंड जो मतलब क्षेत्राधिकार का जो क्लोज है कि इसका जुरिडिक्शन अगर कोई विवाद होता है तो ये रहेगा, ये क्लोज जो है क्षेत्राधिकार को बताते हैं, वर्जित नहीं करते, बशर्ते कानूनी अधिकारों का अयुक्तियुक्त रूप से सीमित ना करें। जी दोस्तों, तो आपको यहाँ पर लिख देना, ये हो गया अपने सारे केस लो। अब देखते हैं अपन कंक्लूजन में क्या लिखना है। तो कंक्लूजन में अपन को इतना ही लिखना है कि अपन ने जो ऊपर जो अपन ने लिखा उससे यह स्पष्ट होता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत शून्य करार की अवधारणा संविदा विधि का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग है। धारा 2G शून्य करारों को विधि द्वारा प्रवर्तनीय करारों को परिभाषित किया, जो स्पष्ट करता है कि विधि का ही करार और संविदा के बीच का जो है मेन डिफरेंस है। अब बेसिक डिफरेंस जो है उसका यही है। अब यहाँ पर ये भी हो गया। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि शून्य और अवैध करार दोनों अलग अलग होते हैं, और शून्य करार जो है, अगर एक एग्रीमेंट शून्य होता है तो उसके पालन पर मतलब एक उसके पालन पर कोर्ट जो रोक नहीं लगाती, आप सिर्फ कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन जो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका अगर आपने एग्जीक्यूशन किया है तो कोर्ट जो है आपको जरूर रोकेगी। तो दोस्तों, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए
जुड़े रहें अपने चैनल लो सूत्रा से। लो सूत्र वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।